उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। भीषण गर्मी के बीच मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर और मेरठ में चुनावी माहौल भी इस दौरान काफी गर्म रहा। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदाता 8 लोकसभा सीटों के 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। वहीं इस चरण की वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। 2019 में इन 8 सीटों पर जहां 62.18% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार इन सीटों पर महज 54.83% ही वोटिंग हुई। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो 8% के आसपास गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट ने सभी पार्टियों के पेशानी पर बल ला दिया है। ऐसे में इस गिरावट से किसको फायदा होगा या किसको नुकसान, इसका आकलन करने में सियासी पंडित जुट गए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 8 सीटों के नफे और नुकसान का भी आकलन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार मैदान में पूरी ताकत झोंकी। वहीं विपक्ष की ओर से कोई बड़े स्तर पर चुनावी अभियान इन सीटों पर नहीं चल पाया। मायावती और अखिलेश यादव को छोड़कर किसी भी बड़े चेहरे ने इन सीटों पर प्रचार नहीं किया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए खासी मशक्कत की है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक लोकसभा सीटों को मथते हुए दिखे। लोकसभा चुनाव 2019 में इन 8 सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। केवल अमरोहा लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। इन 8 लोकसभा सीटों पर भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का असर इस बार देखने को मिल रहा है। गठबंधन के तहत भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल को बागपत सीट दी है। इस हिसाब से 60 सीटों पर एक बार फिर भाजपा जीत का गणित तैयार करती दिखी है। मतदाता अब इन सीटों के दावेदारों को भाग्य का फैसला कर चुके हैं। सबसे पहले बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के नायक रहे कल्याण सिंह का प्रभाव अब भी दिख रहा है। इस सीट पर भाजपा 1991 के बाद से लगातार मजबूत होती दिख रही है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर डॉक्टर भोला सिंह लगातार तीसरी बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। वे हैट्रिक लगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बसपा ने नगीना के सांसद गिरीश चंद्र को बुलंदशहर से अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। उनके सामने जीत का पहाड़ चढ़ने की एक बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में आई। बुलंदशहर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव श्रीराम वाल्मीकि को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में किसी भी बड़े चेहरे ने इस सीट पर प्रचार नहीं किया। वहीं यमुना नदी के तट पर बसी मथुरा नगरी में लोकसभा चुनाव की इस बार नई रणनीति तैयार करने की कोशिश दिखी। धार्मिक वातावरण के बीच भाजपा ने सांसद हेमा मालिनी को तीसरी बार टिकट देकर चुनावी पंडितों को एक बार जरूर चौंका दिया। 2019 में हेमा मालिनी 2.93 लाख के बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। भाजपा और रालोद के भारी अंतर विरोध के बाद भी हेमा के लिए यहां बड़ी चुनौती नहीं दिख रही। हेमा मालिनी और जयंत चौधरी के मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी का क्षत्रिय चेहरा नरेंद्र सिंह को स्थान नहीं मिला। इसको लेकर बड़ी चर्चा भी देखी गई। मथुरा से कांग्रेस ने मुकेश धनगढ़ और बसपा ने जाट कैंडिडेट एवं पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। सीएम योगी ने मथुरा में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि कृष्ण भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे चुनावी माहौल को एक अलग रंग दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी ने अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने रिटायर्ड जनरल बीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को इस बार मैदान में उतारा है। गाजियाबाद सीट पर भाजपा केंद्रीय इकाई की सीधी नजर होती है। ऐसे में 29.38 लाख मतदाताओं वाली सीट पर चुनावी हलचल भी काफी तेज रही। जनरल बीके सिंह का टिकट कटने के बाद क्षत्रिय मतदाताओं में जरूर एक बार नाराजगी दिखी। तो योगी सरकार में मंत्री रहे अतुल गर्ग के चुनावी मैदान में उतरने से कई समीकरणों के बनने और बिगड़ने का खतरा भी एक बार दिखा। गाजियाबाद सीट पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। बीजेपी इन वोट बैंक पर अपना अधिकार मानती रही है। पीएम मोदी ने जरूर जनरल वीके सिंह को अपने रथ पर सवार कर गाजियाबाद में रोड शो किया। इसके जरिए क्षत्रियों की नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस ने 2019 के बाद फिर डॉली शर्मा को ही टिकट देकर एक अलग रणनीति बनाने की कोशिश की है। बसपा ने नंद किशोर पुंडीर के जरिए क्षत्रिय वोट बैंक में सेंधमारी की भी कोशिश की। वहीं मेरठ हापुड़ संसदीय सीट पर पर्दे के राम के सामने अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति है। 20.6 लाख वोटर वाले इस सीट पर भाजपा ने अलग रणनीति अपनाई। पूरब से पश्चिम को धार्मिक तार से जोड़ते हुए पर्दे के श्री राम अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा। हैट्रिक लगा चुके भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया। 1994 से 2019 तक भाजपा 6 बार मेरठ सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। अरुण गोविल के सामने जीत का क्रम बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती है।
वहीं सपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर एवं अनुसूचित जाति से आने वाली सुनीता वर्मा भाजपा को कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही हैं। उनके पास मुस्लिम और दलित वोटों की एक बड़ी ताकत दिखती है। पीएम मोदी ने 31 मार्च को मेरठ में जनसभा की। वहीं सीएम योगी कई बार यहां पहुंचकर भाजपा के लिए प्रचार कर चुके हैं। अरुण गोविल अपनी राम वाली छवि के जरिए वोटरों के बीच पॉपुलर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष की कड़ी टक्कर का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा के टिकट पर गौतम बुद्ध नगर से 2014 और 2019 में लगातार जीत दर्ज करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की प्रतिष्ठा एक बार फिर दांव पर है। उनके टिकट काटने के लिए भाजपा का एक ग्रुप पूरी ताकत लगा रहा था। हालांकि डॉक्टर शर्मा केंद्रीय इकाई का भरोसा जीतने में जरूर सफल रहे। पेशे से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का मुकाबला एक और डॉक्टर सपा के डॉक्टर महेंद्र नागर से है। 26.75 लाख वोटरों वाली गौतम बुद्ध नगर सीट पर नागर वोटरों को साधने की चुनौती भाजपा के सामने है। राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर अपना प्रभाव यहां दिखा सकते हैं। भाजपा एमएलसी तेजपाल भाटी का गुर्जर भाटी वोटरों में बड़ा असर है। उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में दनकौर में एक बड़ी सभा भी की थी। वहीं क्षत्रिय वोटरों को साधने की जिम्मेदारी जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की रही। इनका भी यहाँ इम्तिहान होना है। हालांकि यह सीट काफी हद तक सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन बसपा ने क्षत्रिय चेहरा और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की जरूर कोशिश की है। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद अलीगढ़ खूब चर्चा होती रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चा के केंद्र में रहा। भाजपा ने तीसरी बार ब्राह्मण चेहरा सतीश गौतम को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। उनका बड़े स्तर पर यहां विरोध भी हुआ। 19.84 लाख वोटों वाली इस सीट पर सपा ने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए जाट चेहरा चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया। वह चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा को घेरने की लगातार कोशिश करते हुए दिखे। बसपा ने पाला बदलकर भाजपा से हाथी पर सवार हुए हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को टिकट देकर भाजपा के ब्राह्मण वोटों में जरूर सेंधमारी की कोशिश की। हालांकि अलीगढ़ की सभी 5 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं। इसके बाद भी सतीश की लड़ाई आसान नहीं दिख रही है। अलीगढ़ में 3.30 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। यहां से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इसका लाभ सपा उठाना चाहेगी। ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वहीं बागपत को जाट राजनीति का गढ़ कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह के काल से यह समाजवादी चिंतकों और इस विचारधारा से प्रभावित नेताओं के लिए राजनीति की काशी कही जाती रही। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी का इस सीट पर प्रभाव अभी हाल फिलहाल दिखता है। हालांकि 4 दशकों में पहली बार ऐसा मौका है जब इस सीट पर चौधरी परिवार का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। 16.46 लाख मतदाताओं वाली बागपत सीट पर रालोद के कर्मयोगी चेहरा रहे डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है। इस पर 2014 और 2019 में भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। भाजपा से गठबंधन के बाद यह सीट रालोद के खाते में चली गई। बागपत में सपा ने पहले मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया, वहीं बाद में साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया। बसपा ने दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रवीण बंसल पर यहां दांव लगाया है। इस सीट पर जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वहीं अगर अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के पाले में यह सीट गई है। इस सीट से कांग्रेस ने बसपा के निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को चुनाव मैदान में उतारा है। यह सीट पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर भरे संबोधनों से चर्चा में आ गई। 17.13 लाख वोटों वाली इस सीट पर वर्ष 1984 के बाद किसी प्रत्याशी को लगातार 2 बार जीत नहीं मिल सकी है। दानिश अली के सामने इस तिलिस्म को तोड़ने की एक बड़ी चुनौती है। वहीं दानिश से नाराज पूर्व सीएम मायावती ने उन्हें बिना नाम लिए विश्वासघाती तक बता दिया। बसपा ने इस सीट पर मुस्लिम चेहरा मुजाहिद को खड़ा कर सपा कांग्रेस उम्मीदवार को जरूर घेर लिया है। 6.5 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर के बंटवारे के बीच भाजपा 2014 की तरह यहां कमल खिलाने की कोशिश में भी जुट गई है। अब इन सारे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है और 4 जून को जब फैसले आएंगे तभी ये खुलासा होगा कि आखिर इन सीटों पे किसको जीत मिली है और किसको हार। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।